नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार वैसे तो एक रेंज बाउंड ट्रेड में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आज भी सेकंड कंसेक्यूटिव डे जबकि निफ्टी बैंक एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ निफ्टी जो कि स्लोली एंड स्टेडली रेंज बाउंड है, डे हाई के आसपास कह लीजिए फ्लैट है, लेकिन दूसरी तरफ आता है निफ्टी बैंक जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। और निफ्टी बैंक में भी जो सेकंड डे की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वो एचडीएफसी बैंक के दम पर आ रही है। एचडीएफसी बैंक डे हाई पर है, इसीलिए निफ्टी बैंक भी वापस डे हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी तेजी एचडीएफसी बैंक में जो कि निफ्टी बैंक को कैरी करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा ये एचडीएफसी बैंक डे हाई के आसपास वो भी ट्रेड कर रहा है, 1552 1555 के जोन्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा आप मिड कैप लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, 0.5% के आसपास की बढ़त वहां पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी है, डे हाई के आसपास वो भी ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखा जाए तो एडवांसेस बेटर साइड पर है, करीब करीब 1300-1400 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में हैं। 900 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है, तो स्थितियां बहुत बेहतर आप ब्रॉडर मार्केट्स में देखेंगे। की कंट्रीब्यूटर में अगेन एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। कल एडीआर 6% ऊपर था, आज स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो दोनों का एडजस्टमेंट है, कल की 3% और आज की 2% के हिसाब से। 42-43 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। रिलायंस 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, M&M करीब करीब 2.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। बिकवाली है L&T में करीब 15 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ICICI बैंक 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस करीब करीब 7 से 8 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तो है मार्केट का स्थिति। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी सरदा मैम से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक भी उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें निफ्टी की 22,500 ही कॉल, 22,600 ही कॉल, 22,700 ही कॉल के अंदर आपको राइटिंग दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 22,500 के आसपास कॉल राइटिंग है। 22,500 ही कल क्लोजिंग थी, तो उसी के जोन्स के आसपास मेजर राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे कॉल साइड पर। 22,500 पे पुट राइटिंग है, 22,450, 22,400, 21,400, ये 22,400 होगा जहां पर आपको राइटिंग दिखाई पड़ रही है, लेकिन 22,500, 22,450 के आसपास राइटिंग है। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहाँ किस तरह की स्थितियाँ हैं। 48,200, 48,300, 48,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, लेकिन एक अच्छी पुट राइटिंग है 48,100 और 48,000 के जोन्स के आसपास। जिस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है लार्ज कैप बैंक्स में, उसके लिहाज से 48,000, 48,100 के आसपास अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन बुलिश साइड पर है, करीब करीब 76 शेयर लॉन्ग है, 19 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, रफली 70 शेयरों में शॉर्ट है और 17 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग है ये भी देख लीजिए। जहाँ पर मेजर लॉन्ग्स बन रहे हैं उसमें महानगर गैस है, टाटा केमिकल वापस रफ्तार में आया, 3.5% की तेजी है। इंडस टावर 2.5% ऊपर, चंबल फर्टिलाइजर 2.5% ऊपर, कंटेनर कॉर्प बढ़िया तेजी में वापस आया है, 2.5% की तेजी। आईजीएल महानगर गैस की ही तर्ज पर शॉर्ट कवरिंग करीब 6% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी 4% ऊपर, एसबीआई कार्ड वापस रफ्तार में 3.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर और पीआई इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 से 2.5% के आसपास तेजी यहाँ पर है। शॉर्टिंग किस तरफ हो रही है, नई शॉर्टिंग बन रही है वोडाफोन आइडिया में, बजाज फाइनेंस में, बीपीसीएल में, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस डे लो पर है, ट्रेंट में, डालमिया भारत में 1.5% बिकवाली यहाँ पर है। सीमेंस करीब करीब 1.5% नीचे है, जी एंटरटेनमेंट 1.25% नीचे है, एसीसी, मारुति और एम्फेसिस ये कुछ और ऐसे स्टॉक हैं जो कि 1% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन बेहतर साइड पे मार्केट की आप रीड कर रहे हैं। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये बैकग्राउंड चेंज है, कोलकाता में हो क्या आप? नमस्कार सुमित जी, बहुत गुड आफ्टरनून एंड यस, मैं कोलकाता आई हुई थी कुछ काम से, तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ रही है। चलिए बढ़िया, एंजॉय करिए। अच्छा शिवांगी मैम, मार्केट्स भी अपने ऑल टाइम हाई पर, आज जो आरबीआई का एमपीसी में आउटकम में यथास्थिति बरकरार थी, पॉजिटिव बयान भी आया, तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी बैंक पे तो दिख रहा है, लेकिन मार्केट्स को लेकर आप क्या टेक रख रहे हो? अभी क्या करें, ऑल टाइम हाइस पर हम कामकाज कर रहे हैं। जी समझ जी, मार्केट्स को लेके अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पेस पाएंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कोई भी छोटे डिक्लाइंस को यूटिलाइज किया जा रहा है बुल्स के तरफ से बाइंग के लिए, एंड काफी एक अच्छा कल लाइफ टाइम हाई लेवल्स हमने टच किया, और उसके बाद जो है जो प्रॉफिट बुकिंग था वो बहुत ही फास्ट रिकवरी देखने को मिला, पुल बैक मूव देखने को मिला। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बरकरार है।
एंड यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट जो लेवल्स है 22,600 इमीडिएटली और फिर 22,700 के लेवल्स जो है बनते हुए दिखेंगे इंडेक्स में। 22,350 का एक इंट्राडे सपोर्ट है जो कि हम ध्यान रखें, इंट्राडे मेक और ब्रेक लेवल्स होगा ये। एंड पोजिशनली हम बात करें तो 22,222 एक क्रूशियल सपोर्ट नजर आते हुए दिखेगा। ओवरऑल देखा गया है कि अप्रैल सीरीज काफी एक अच्छा पैन आउट भी होता है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये तेजी जो है नेक्स्ट वीक तक कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये बैंकिंग इंडेक्स जो है वो अब सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई करें। ये बैंक इंडेक्स जो है अब नए लेवल्स को टच करने की पूरी तैयारी कर रहा है एंड इमीडिएट बेसिस पे हम इसका लाइफ टाइम हाई लेवल्स है वो एम कर रहे हैं 48,450 का और फिर 48,750 के लेवल्स पोजिशनली देखने को मिलेंगे। सपोर्ट के तौर पे 48,000 का जो सपोर्ट है वो क्रूशियल तरीके से कामकाज। ओके, तो निफ्टी में और निफ्टी बैंक में कोई भी डिप मिले उसकी आप खरीदारी करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तेजी करने के लिए, ये आपको राय शिवांगी मैम दे रही हैं। और अभी तक सो फार अगले हफ्ते तक शायद तेजी को कैरी करने की उम्मीद भी वो लगा रहे हैं। तो शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस देख रहे हो, कोई शॉर्ट भी है क्या? जी, इंडिविजुअल पोजीशंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला पिक मेरा रहेगा रियल एस्टेट स्पेस में से गोदरेज प्रॉपर्टी। हम देख रहे हैं कि पूरे रियल एस्टेट स्पेस में एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है एंड ये स्टॉक जो है वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन से निकलने की तैयारी कर रहा है। काफी अच्छी तरह से वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं इस पूरे वीक कंसिस्टेंटली और एक नैरो रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो तेजी है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जो ये काउंटर है काफी स्टेबलाइज हुआ है पूरे इस मार्केट वोलेटिलिटी में। तो यहाँ पे टारगेट्स जो है नेक्स्ट 2600 के बनते हुए दिख रहे हैं 2450 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एमजीएल पे, जो कि आज एक काफी अच्छी तरह से यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से कंसोलिडेटिव बैंड से निकल रहा है तो यहाँ पे एक सस्टेनेबल अपसाइड जो है वो नजर आते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है और टारगेट्स जो है वो 1500 के बनते हुए दिख रहे हैं 1420 के एक स्टॉप के साथ। तो ये है बाई साइड के कॉल्स। बाकी अगर हम बात करें तो वोल्टास जो है वो भी काफी मोमेंटम में है, तो यहाँ पे भी एक अच्छे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट जरूर है एंड आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। इसके जो रोल ओवर फिगर्स है वो पिछले सीरीज के काफी पॉजिटिव नजर आए हैं और कंसिस्टेंटली लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्ड भी होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे। 1280 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 1205 के एक स्टॉक के साथ। मैम, काफ़ी गर्मी पड़ रही लग रहा है कलकत्ता में, तभी आपको वोल्टास भी याद आ गया। एनीवेज, तो एक लॉन्ग साइड पर आप वोल्टास के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, जहां पर अच्छी तेज़ी की उम्मीद आप लगाएं। वैसे भी लोअर लेवल से अच्छा चलना शुरू हुआ है स्टॉक। दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ करीब 2600 रुपये के टारगेट्स के लिए 2450 के स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। महानगर गैस एफ के टॉप गेनर्स में शुमार है। वोल्टास 1280 के टारगेट्स के लिए 1205 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा नाम शिवांगी ने बताया है वो है महानगर गैस का, डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 4% तेजी है। शिवांगी मैम, आज भी स्टार परफॉर्मर जो है वो है HDFC बैंक। कल की बढ़िया तेज़ी और आज भी तेज़ी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए HDFC बैंक में? थोड़ा ब्रीदर लेगा या अभी भी लॉन्ग रहे इसमें? जी बिल्कुल, HDFC बैंक में वीकली एक स्क्वीज के बाद स्टॉक जो है अब तैयारी कर रहा है एंड बैंक निफ्टी के पूरे अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो अब यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन दिख रहा है इस हैवी वेट का, वो एक लीड करेगा हायर साइड में। अच्छी बात ये है कि गैप अप के बाद लगातार 2 दिनों के बाद हायर जोन्स पे होल्ड कर रहा है ये स्टॉक और पूरे ही हफ्ते हमने देखा है कंसिस्टेंटली हायर लोज बने हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे मेरी राय है कि यहाँ पे 1600 के इमीडिएट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। इस स्टॉक को 1600 के लिए नजर डाले एंड जो स्टॉप लॉस है वो 1530 का बनाए रखे। ओके, तो 1530 का एक स्टॉप लॉस लेके आप 1600 के टारगेट्स के लिए
HDFC बैंक को देख सकते हैं और पिछले 5 दिन का जरा चार्ट लेके आए, क्योंकि HDFC बैंक जो इतने दिन से नहीं चला, इतने टाइम से नहीं चला, उसने पिछले 5 दिनों के अंदर ही वो मूव दिखा दिया। एक अच्छी तेज़ी के अंदर ये स्टॉक बीते 5 दिनों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। 7 दिनों में 8% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है। 1600 के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। एक और दूसरा नाम है, वो है टाटा केमिकल। आपने भी टाटा समूह से वोल्टास की बात की। टाटा केमिकल में वापस रफ्तार लौटनी शुरू हुई है और ये भी F&O के टॉप गेनर्स में है, 2.5-3%। हालांकि तेज़ी में ऊपर के लेवल पे ये थोड़ा थका ज़रूर, लेकिन अदरवाइज अच्छे मूव पे है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, टाटा केम की अगर हम बात करें, यहाँ पे बिल्कुल मेरे रडार पे आया था, पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है मोमेंटम थोड़ा हल्का फिजल आउट होते हुए दिखता है। थोड़ी बहुत तेजी के बाद जो है स्टॉक वापस कंसोलिडेट करने लग जाता है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। मार्केट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है एंड काफी अच्छे सेक्टर्स है जिसमें हम चर्निंग कर सकते हैं मोमेंटम वाले स्टॉक्स। तो और बेटर नाम आपको मिलेंगे जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ टाटा केमिकल को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। SBI कार्ड, ये एक और नाम है, बहुत समय बाद इसमें मूव आना शुरू हुआ है और ये भी अब 722-723 के जोन्स में आ गया है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो कि डे हाई के आसपास से ट्रेड कर ही रहा है? कल भी इसने स्ट्रेंथ दिखाई और आज भी थोड़ा मूव है। क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, SBI कार्ड्स में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है पिछले 10 महीनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। पर यहाँ पे मुश्किल है ये बोलना, क्योंकि 725 का एक हर्डल है, उसको अगर सरपास करके क्रॉस करके होल्ड करता है वहां, तभी यहाँ पे एक बाय ट्रेड बनते हुए नजर आ रहा है। तो 725 के एक हर्डल को ध्यान रखे। इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट पड़ाव 750 का हमें बनते हुए दिखेगा। ओके, तो 750 के आसपास जा सकता है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप वेट एंड वॉच इज अ बेटर चॉइस। आगे भी हम शिवांगी से बातचीत जारी रखेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन RBI के मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI ने लगातार 7वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से RBI गवर्नर ने महंगाई पर थोड़ी चिंता ज़रूर जताई है और RBI पॉलिसी पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फेडरल बैंक के चीफ मेंटोर आशुतोष खजूरिया सर मौजूद भी हैं। आशुतोष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। MPC का स्टांस तो सेम है कि उन्होंने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा एक कंसर्न ज़रूर रखा है इन्फ्लेशन को लेकर, कंसीडरिंग कि आगे मानसून अच्छा आना चाहिए, कंसीडरिंग कि जो क्रूड है वो थोड़ा ज़रूर स्पाइक हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें भी कश्मकश में रखे हुए हैं RBI को, MPC को। आप कैसे देख रहे हो ओवरऑल स्टांस को? क्या टेक रख रहे हो आप इस पूरे फैसले पर? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। गवर्नर साहब ने दोहराया है इस बात को कि उनका लक्ष्य जो है सिर्फ बैंड में इन्फ्लेशन को देखना नहीं है, जो 2 से 6% का बैंड है। उनका लक्ष्य है 4%। वो +-2% का बैंड तो रहता है, लेकिन 4% पे वो इन्फ्लेशन को देखना चाहते हैं। और जो अभी भी अगले वर्ष का जो पूर्वानुमान है, जो उन्होंने प्रोजेक्शन बताई है, वो 4.5% की बताई है, जो कि 50 बेसिस पॉइंट्स उनके लक्ष्य से ऊपर है। अगर आप क्वार्टर वाइज भी अगर देखें CPI का जो अनुमान रिजर्व बैंक ने दिया है, उसमें सिर्फ दूसरा क्वार्टर है इस वर्ष का, इस वित्तीय वर्ष का, जिसमें उन्होंने 3.8% की बात की है। पहले वो 4% थी, उससे घटा के 20 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने कम अब बताया है। तो अगर आप देखें 4 क्वार्टर्स में, तो तीसरे और चौथे क्वार्टर में 4.6 और 4.5% की इन्फ्लेशन के अनुमान के कारण शायद अभी वो ये नहीं चाहते हैं कि जल्दबाजी में अगर कोई पॉलिसी रेट को कट किया जाए, तो जो उनका एक निरंतर जो लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो प्राइस स्टेबिलिटी को लेते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए, वो कहीं डिरेल ना हो जाए, एक चीज। और दूसरी ओर ये अभी तक जो है ऑयल प्राइसेस जो थे, वो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं मैं, वो 75-80 के दरमियान, मतलब उस दौरान 70 से 80 के बीच में काफी रहे। लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों में उनमें निरंतर उछाल आ रहा है और अब आज तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 90 के ऊपर पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में शायद ऑयल प्राइसेस और कमोडिटीज के भी जो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, उसको देखते हुए शायद उन्होंने ये सोचा है कि हम अभी देखते हैं, इसको वॉच करते हैं और अपने स्टांस को भी वही बरकरार रखा है, विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी। अगर वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, वो अगर उनका स्टांस रहता है, तो उसमें फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी कि एक और आप रेट को काटें और दूसरी ओर जो है आप विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन करें। तो आई थिंक निरंतरता जो है मुख्यतः देखी गई है और पूरा साधुवाद रिजर्व बैंक को, जिस तरह से उन्होंने
एक स्टेबिलिटी रखी हर चीज की, न करेंसी में वॉलेटिलिटी आने दी, न ही जो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इधर उधर दौड़ने, यील्ड कर्व को भी उन्होंने निरंतर ध्यान में रखा कि वो एक बिहेव करनी चाहिए जो उसके अनुकूल जो रेट्स हैं ग्लोबली, अगर आप देखते हैं सर्कमस्टांसिस को, एनवायरनमेंट को, तो उसके हिसाब से कहाँ रहनी चाहिए। तो बहुत अच्छा एक प्रबंधन देखने को आया है। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी पूर्वानुमानित थी। हम सभी ये अपेक्षा कर रहे थे कि शायद अभी वो पॉलिसी रेट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जहां तक स्टांस का था वहां पर जरूर कुछ टिप्पणीकारों का ये कहना था कि शायद वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अभी इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। आशुतोष सर, जो क्रूड का एक कंसर्न है वो तो है ही, लेकिन साइमल्टेनियसली रुपी भी कमजोर हो रहा है, तो ये दोनों पार्ट गोइंग फॉरवर्ड कितना कंसर्न बढ़ाने वाले हैं, इकोनॉमी के फ्रंट पर भी या महंगाई के फ्रंट पर भी, या क्या आरबीआई इसको लेकर कोई टेक आ सकता है कि कल भी उन्होंने एक फैसला लिया था रुपी से रिलेटेड। सो कितना जल्दी आप, क्योंकि आप बहुत समय से इकोनॉमी को ट्रैक कर रहे हैं, करेंसी मार्केट जानते हैं, वेटरन इंडस्ट्री के, सो आपके लिए ये कितना बड़ा कंसर्न बन रहा है जो रुपया लगातार कमजोर हो रहा है? देखिए, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, ये इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि डॉलर की तुलना में बाकी मुद्राएं जो हैं वो किस तरह से बिहेव करें। इस चीज का ध्यान रखें कि अगर हमारा इन्फ्लेशन का रेट, हमारी मुद्रास्फीति की दर अगर अमेरिका की मुद्रास्फीति की औसत दर से ऊपर है, जैसे अब उनकी जो है 2.8 के करीब पहुंच गई और हम अभी भी 5 के ऊपर हैं, 5.1 के आसपास हैं, तो एक जो क्षरण होता है क्रय शक्ति का, जैसे आप कहते हैं इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन की वजह से, वो तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तो 1.5 से 2% का डिप्रिसिएशन अगर रुपी में होता है डॉलर की तुलना में, तो वो बहुत ही हेल्दी है और वो होना ही चाहिए। अदरवाइज आपके जो ट्रेड में उसका इंपैक्ट पड़ता है, आपके एक्सपोर्टर्स जो हैं वो आउट प्राइस हो जाएंगे, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस पर्टिकुलर करेंसी से आप उसकी तुलना कर रहे हैं, या दुनिया पूरी डॉलर की तुलना में देखती है। तो आपने भी यही कहा कि उसका जो मूल्य है वो डॉलर की तुलना में गिरा है। ठीक है, वो डॉलर इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो ठीक है, वो ऐसा उसको देखना गलत नहीं है, लेकिन निरंतर जो एक कंटिन्यूअस डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी एक और मतलब बहुत ही ऑर्डरली वे में, और जो उन्होंने कहा भी आज अपनी उसमें उन्होंने समीक्षा में कहा कि जो ऑर्डरली डेप्रिसिएशन है रुपी का, वही उनका लक्ष्य है। तो ऐसा कहना कि डेप्रिसिएशन शुरू हो जाए, होता है कैपिटल फ्लोज की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें इकोनॉमी के, तो हमारे यहाँ अगर इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ मुद्रास्फीति अगर यूएस की तुलना में ज्यादा है, तो यूएस डॉलर की तुलना में रुपए का डिप्रिसिएशन एक अच्छी बात है, उसी प्रोपोर्शन कमेंसुरेट टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हर बार की तरह आप हमारे साथ जुड़े, अपनी गाइडेंस दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे समय समय पर। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और शिवांगी मैम बनी है हमारे साथ, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। अब फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स के अंदर फ्लैट साइड पर सेंसेक्स निफ्टी है, लेकिन निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ और बढ़ी है, करीब करीब 250 अंक ऊपर अब निफ्टी बैंक आ चुका है। और अगेन थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, जिसके दम पर निफ्टी जो है वो निफ्टी बैंक जो है वो डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे हाई पर निफ्टी बैंक और डे हाई पर ही एचडीएफसी बैंक आपको दिखाई पड़ेगा। लाइकवाइज एक बार मिड कैप स्मॉल कैप और लेकर आइए, वहाँ पर भी खरीदारी है फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि मिड कैप थोड़ा स्टेबल हुआ, स्मॉल कैप हालांकि डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? शिवांगी मैम अनम्यूट कीजिए। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है वोल्टास। इसमें प्राइस एक्शन काफी अच्छी तरह से बिल्ट इन है, और पिछले मार्च सीरीज में हमने देखा है कि 95% रोल ओवर्स जो है वो रोल होते हुए दिखे हैं। इस सीरीज में अभी तक हमने 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है लॉन्ग साइड में, तो क्लियरली यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है और ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जिस तरह हायर जोन्स पे होल्ड कर रहा है, तो 1240 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी।
27 के स्टॉप लॉस और 50 के टारगेट्स के लिए। तो 1240 की वोल्टास की कॉल 39 रुपए के जोन्स पे भी ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है और इसको आप लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं, क्योंकि शिवांगी हमको लग रहा है कि अभी तेज़ी शायद और बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है, तो इसीलिए आप 1240 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। और जो टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं 50 रुपये के आसपास के हैं और 27 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। शिवांगी मैम, ये सिर्फ गर्मी की वजह से आप वोल्टास कैश भी आउटराइटली बाय दे रहे हो, ऑप्शन में बाय दे रहे हो, या फिर एक्चुअल में ट्रेड ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको ये? जी सुमित जी, गर्मी तो बहुत पड़ रही है एंड जिस हिसाब से हम देख रहे हैं टेम्परेचर्स जो है वो रिकॉर्ड हाई पे है, बट ऑफ कोर्स ट्रेड सेटअप भी काफी पॉजिटिव है, तो दोनों फैक्टर्स प्ले आउट करेगा स्टॉक के लिए। टेलविंड है इनफैक्ट वोल्टास के लिए, डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, 0.2% तेजी है और इस तेजी को आप इन कैश करना चाह रहे हैं तो आप इन कैश कर सकते हैं एक ऑप्शंस के जरिए भी, करीब 1240 की कॉल जिसके जरिए आप इन कैश कर सकते हो और अदरवाइज भी आप आउटराइटली भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। शिवांगी मैम, एक कोरोमंडल इंटरनेशनल और देखिए, आज 1.5% के आसपास की तेजी है, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है, अच्छा हुआ रिडक्शन है और बहुत समय बाद इसमें तेजी आया है, कैरी करना चाहिए क्या अभी? जी बिल्कुल, वीकली बेसिस पे अपने एक जो 1130 के हर्डल जोन्स था उसको सरपास करते हुए होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 1150 के ऊपर होल्ड करे तो यहाँ पे हम ट्रेड कैरी करते हुए दिख सकते हैं एंड जो टारगेट्स है वो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 1200 के बनते हुए दिख रहे हैं, पर ग्रेजुअल स्टॉक है तो थोड़ा पेशेंटली यहाँ पे रखना होगा। तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन 1155 1156 के आसपास कोरोमंडल सोफार कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, और अपने कोलकाता स्टे को आप करिए, एंजॉय करिए, बढ़िया, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास पोर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।